Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 7 July 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज दो important topics cover करेंगे. Our first topic is important from environment and biodiversity point of view. It is about European Union's sustainable finance taxonomy. तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने जो सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी है इसमें कुछ लेबल्स इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं. दे वी एग्रीड ऑन दैट. तो इसलिए हम समझेंगे व्हाट इज़ दिस सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी, व्हाट इज़ दिस इंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट, एंड देन विल टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर ऑन इंडिया. इंडिया के लिए जो स्ट्रॉन्ग डॉलर चल रहा है इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसे हम समझेंगे. दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी से शुरुआत करते हैं. सो यूरोपियन यूनियन हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू लेबल इन्वेस्टमेंट्स इन सम गैस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली. तो ईयू के अंदर जो कुछ गैस और न्यूक्लियर प्लांट्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे लेबल किया जाएगा. तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर न्यूज़ से जो यूरोपियन यूनियन की जो सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ ईयूज़ सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो एक टारगेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. देयर टारगेट इज़ टू एलिमिनेट देयर नेट एमिशंस. दे विल एलिमिनेट देयर नेट एमिशंस बाय 2050. 2050 तक यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कि उन्होंने अपनी नेट एमिशंस एलिमिनेट करनी है. तो अब इस टारगेट की लाइट में हम रेस्ट ऑफ द आर्टिकल समझेंगे. ये जो टारगेट ईयू ने सेट किया है. अब यहाँ पे जो ईयू का ये जो टैक्सोनॉमी है ये एक बाकायदा टूल है. इस टूल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है यूरोपियन यूनियन में क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं. So this taxonomy will help the investors to understand whether the economic development is environmentally sustainable or not. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेक्सोनॉमी की जो रेगुलेशंस आई हैं इससे बेसिकली हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके मिटिगेशन में वर्क करना है. मिटिगेशन के साथ साथ वी नीड टू अडेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज. तो अडेप्शन के ऊपर भी काम होगा. जो हमारे रिसोर्सेज हैं स्पेशली अगर हम यहाँ पे वाटर और मेरीन रिसोर्सेज की बात करें इन्हें हमें सस्टेनेबली यूज़ करना होगा. इसके ऊपर फोकस किया जाता है. प्लस अनदर दोबारा इसी हफ्ते में फिर से ये टर्म आ रही है वी नीड टू ट्रांजिट टूवर्ड्स द सर्कुलर इकोनॉमी. हमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा. ऑल्सो हेयर अनदर पार्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड इट्स कंट्रोल. पोल्यूशन को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा. प्लस टू रिस्टोर द बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट. ये कुछ गोल्स हैं हमारे यूरोपियन यूनियन का जो टेक्सोनॉमी है. क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, उसके अलावा मिटिगेशन के साथ साथ अडॉप्शन करना, अडेप्ट करना, जो वाटर और मेरीन रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर फोकस करना, इनको सस्टेनेबली यूज़ करना, सर्कुलर इकोनॉमी को डेवलप करना, पोल्यूशन रिड्यूस करना एंड बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना. दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स. अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी भी एक्टिविटी को ग्रीन लेबल करना है तो कोई भी चीज़ ग्रीन तभी लेबल होगी अगर ये जो ऊपर हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं मिटिगेशन, अडेप्शन, वाटर एंड मेरीन रिसोर्सेज, सर्कुलर इकोनॉमी, पोल्यूशन एंड टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रीन तभी डिक्लेयर होगी जब वो इनमें से किसी एक एम को पूरा कर रही है.
सो यू आर अचीविंग, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स वन. लेकिन ऐसा ना हो दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स वन और आप बाकियों को हार्म पहुंचा रहे हैं. नो, इसी के साथ साथ देयर शुड बी नो हार्म टू द रेस्ट ऑफ द 5. तो ऐसी एक्टिविटी को आप क्या लेबल कर सकते हैं? ग्रीन. अब दिस टेक्सोनॉमी डज नॉट बैन इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटी दैट आर नॉट ग्रीन. ऐसा नहीं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे एरियाज जो ग्रीन लेबल्ड नहीं है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. यू कैन डू इन्वेस्टमेंट, बट इट लिमिट्स which ones companies and investors can claim that they are climate friendly. वो कौन सी कंपनीज़ हैं, वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, वो किसके थ्रू होगा? बाय दिस टेक्सोनॉमी. अब ये EU की जो टेक्सोनॉमी है ये एक मैंडेटरी लिस्ट नहीं है. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो मैंडेटरीली यहाँ पे होंगे. नो, इन टेक्सोनॉमी के जो रूल्स हैं बेसिकली इसके थ्रू आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसमें पेंशन प्रोवाइडर्स आ जाते हैं EU के. सो इन दैट रिगार्ड उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्सोनॉमी क्राइटेरिया, जो क्लाइमेट का जो क्राइटेरिया है वहाँ पे किस लेवल पे स्टैंड करती है. लार्ज कंपनीज एंड सम लिस्टेड फर्म्स दे ऑल्सो मस्ट डिस्क्लोज कि उनका टर्नओवर क्या रहा है, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा है, प्लस इसके साथ में उनके ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स कौन सी रही हैं. जो पोल्यूशन कंपनीज़ हैं, जो ऐसी कंपनीज जो कि पोल्यूशन कर रही हैं, दे कैन गेट रिकग्निशन फॉर मेकिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट. अब जैसे कि देखो जो ऑयल कंपनी है, अब ऑयल कंपनी अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल से डील कर रही है तो वो तो ग्रीन नहीं होगा. लेकिन अगर उस ऑयल कंपनी ने एक विंड फार्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसे केस में उनका जो एक्सपेंडिचर है उसे आप क्या कहेंगे? ग्रीन, क्योंकि अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में काम किया है. तो इस तरीके से पोल्यूटिंग कंपनीज भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं. यहाँ पे जो बड़ी चीज़ निकल के आती है दैट इज़ ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स. इसे हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं. मोस्टली सेक्टर्स के लिए रूल्स बाय 2022 आ चुके हैं, जैसे कि स्टील प्लांट्स में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स, बिल्डिंग रेनोवेशंस, मतलब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन वंस. और अब जो गैस और न्यूक्लियर एनर्जी हैं इनके जो रूल्स थे वो डिले हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट में डिसएग्रीमेंट था विद रिस्पेक्ट टू दिस. बट नाउ द न्यूज़ इज़ कि अब यहाँ पे भी एग्रीमेंट हो चुका है. द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड कि किस तरह जो न्यूक्लियर और गैस एनर्जी जो है वहाँ पे भी हमारे पास ग्रीन लेबल्स आएंगे, वेदर दिस फ्यूल विल हेल्प टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और नॉट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रेज हो जाता है दैट वाई डू वी नीड द EU's टेक्सोनॉमी. अब आप एक चीज़ देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमी आई है इट हैज़ बेसिकली ट्रांसलेटेड द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्लाइमेट या एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्लियर क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया. एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन एक्टिविटीज़. ग्रीन एक्टिविटीज़ टर्म और ये कॉमन लैंग्वेज आ गई जिससे कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी हमारे क्लाइमेटिक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सब ग्रीन एक्टिविटीज़ के अंदर कवर हो गए. ऑल्सो इससे जो भी हमारे लेट्स से जो इन्वेस्टर्स होंगे या फिर जो भी कंपनीज़ हैं उन सबको एक लेबल मिल गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि हाँ जी, अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से सस्टेनेबिलिटी के साथ इन्वेस्ट करना है तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ग्रीन एक्टिविटीज़. वो ग्रीन लेबल मिल गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गई. अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट फॉर द कंपनीज़. ऐसी कंपनीज़ जो कि एक्चुअली में दोज हू वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स the transition and if they want to get finance for their transition तो उनको सपोर्ट मिलती है क्योंकि जब वो ग्रीन लेबल होंगी, अगर वो ग्रीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द डिफरेंट अदर कंपनीज हु वांट टू अर्न द ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स.
तो इससे मार्केट फ्रेगमेंटेशन को मिटिगेट करने में कंपनीज को सपोर्ट भी मिलेगी. Now the rule is also aim out to stamp out the green washing, basically to remove green washing. अब ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो उनके इन्वायरमेंटल क्रेडिट्स हैं उनको एग्जैजरेट कर देते हैं. जैसे दे सो कॉल्ड कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसे एग्जैजरेट कर देती है. लेकिन जब एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक तरह का जब स्टैंडर्ड आएगा, तो उससे ये जो ग्रीन वॉशिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो करती हैं वो रिमूव हो जाएगा. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन में फाइनेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इस EU की टेक्सोनॉमी के थ्रू ये जो ग्रीन एक्टिविटीज़, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो लेबल होगी, इससे अल्टीमेटली एक सस्टेनेबल फाइनेंस का फ्रेमवर्क भी बन पाएगा. There would a proper sustainable finance framework that would be available as well. So that is also one of the important perspective. जो sustainable framework ये create कर पाएगा, इससे एक तरह की ये टूल किट बन जाएगी to finance the transition. और along with that जो भी यूरोपियन ग्रीन डील्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा. EU की जो टेक्सोनॉमी है, इससे वहाँ पे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनका काफ़ी स्केल अप देखने के लिए मिलेगा. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द यूरोपियन यूनियंस ग्रीन डील. EU की इसे हम कहते हैं यूरोपियन ग्रीन डील. वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में. दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म EU इनटू द मॉडर्न, रिसोर्स एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी. कि यूरोपियन यूनियन को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म कर देना है. क्या बना देना है? इसे मॉडर्न, इट शुड बी रिसोर्स एफिशिएंट एंड ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी. कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे. और ये कैसे होगा? ये तीनों चीज़ें हमें अचीव करनी है यूरोपियन यूनियन को, मॉडर्न, रिसोर्स एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, while there should be no net emissions of the greenhouse gases by 2050. और जो वहाँ पे रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है. एंड ऑल्सो नो पर्सन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. नो पर्सन एंड ऑल्सो नो प्लेस should be left behind. ये जो उनकी डील है इसे कहते हैं यूरोपियन ग्रीन डील. अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, इन्वेस्टर्स को एक फ्रेमवर्क भी मिल रहा है, एक लेबल भी मिल रहा है. सो देयरफॉर EU नीड दिस टेक्सोनॉमी. अल्टीमेटली इससे यूरोपियन ग्रीन डील जो है वो अचीव हो पाएगी. नाउ अगेन व्हाट मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अ ग्रीन इन्वेस्टमेंट? देखें, रूल्स के तहत हमारे पास 3 टाइप्स की ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच substantially they contribute towards the green goals. They substantially contribute to green goals. पहली ये, जैसे कि मान लो कि कहीं पे कोई विंड फार्म लग गया, विंड पावर फार्म लग गया, तो अल्टीमेटली अब इससे जो फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है वो कम हो गई, एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लग गया, ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन कम हो गई. तो ये डेफिनेटली सब्सटैंशियली ग्रीन गोल को अचीव कर रहा है. एक तो ये हो गए. दूसरे वो होते हैं जो कि दे विल एनेबल अदर ग्रीन एक्टिविटीज़. ऐसी इन्वेस्टमेंट्स दैट विल एनेबल अदर ग्रीन एक्टिविटीज़. डायरेक्टली नहीं कर रहा, किसी और ग्रीन एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसी फैसिलिटी बनाई जिसमें आप लेट्स से हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर द हाइड्रोजन. या फिर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की लेट्स से यूजिंग द विंड एनर्जी और समथिंग, आप उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर पा रहे हो. तो अल्टीमेटली इस फैसिलिटी की वजह से
वो जो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो हाइड्रोजन वाला एरिया है उसको बूस्ट मिलेगा, वो सब्सटेंशियली डायरेक्टली ग्रीन गोल को अचीव कर लेगा, लेकिन आपकी इस एक्टिविटी से दूसरी ग्रीन एक्टिविटी को बूस्ट मिला है, तो ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है। थर्ड वन में हम यहाँ पे ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स दी ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़, जैसे कि कोई गैस प्लांट है या फिर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब आप इनको फुल्ली सस्टेनेबल तो बना नहीं सकते, लेकिन इसकी जो इमिशंस हैं अगर वो बिलो इंडस्ट्रियल एवरेज आ रही हैं, यहाँ पे कोई पोल्यूटिंग एसेट नहीं है, एंड इट इज़ अ ग्रीनर ऑल्टरनेटिव एज कम्पेयर टू द अदर वन, तो ऐसी ट्रांजिशनल एक्टिविटी को भी आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंप्लीटली सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रियल एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पे कम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं, कम पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वन इट स्टिल अपीयर्स टू बी अ ग्रीनर ऑल्टरनेटिव, सो दैट कम्स अंडर द थर्ड कैटेगरी। अब इसीलिए अब जो न्यूज़ आई है दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियर एंड द गैस एनर्जी। तो इस कमीशन प्रोटोकॉल था जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी अगर हमारे पास कोई गैस फ्यूल्ड प्लांट है, कोई भी गैस फ्यूल्ड लेट्स से पावर प्लांट है, तो इट इज़ डीम्ड टू बी ग्रीन। वो ग्रीन कब होगा? इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली ये दैट इट मस्ट एमिट नो मोर देन, वहाँ से अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट हमारे पास रिलीज तो होगा यहाँ पे, लेकिन नॉट मोर देन 270 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर, ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी या फिर ये कि अगर हम 20 ईयर्स का एवरेज निकाल लें तो 20 ईयर्स में इसकी जो एमिशन होगी दैट वुड बी ऑफ 550 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू किलोवाट्स। या फिर इट मस्ट कमिट टू स्विच, ये कमिट करे दैट दे विल स्विच टू द लो कार्बन गैसेस, दे विल स्विच टू द लो कार्बन गैसेस बाय 2035। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो ऐसे केस में आप उसे ग्रीन लेबल दे सकते हैं। देयर आर कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड लग्जमबर्ग, दे से कि दैट इज़ नॉट क्रेडिबल टू लेबल गैस अ फॉसिल फ्यूल और एज ग्रीन। ठीक है, कि जो गैस है वो तो फॉसिल फ्यूल है, आप उसे ग्रीन कैसे लेबल कर रहे हो? सो डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, तभी सबसे लेट इसके ऊपर रूल्स आए हैं। तो अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो ऐसे केस में जो गैस फ्यूल पावर प्लांट है उसे आप ग्रीन लेबल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझिए कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में हम इकोनॉमी में जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी वो किस तरीके से फंड हो रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को एक दिशा यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट यूरोपियन यूनियन सस्टेनेबल फाइनेंस टेक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम जो डॉलर की जो वैल्यू है, जो मेजर है, वो बढ़ता जा रहा है। वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डॉलर। इस स्ट्रॉन्ग डॉलर का इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा वो हम इस आर्टिकल में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि डॉलर इतना स्ट्रेंथन अप क्यों हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे और आती है विच इज़ यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसे बेसिकली DXY भी बोल देते हैं। ये बेसिकली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। इससे जो यूएस के जो डॉलर की जो वैल्यू है उसे देखा जाता है, उसे मेजर किया जाता है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज विच आर यूज्ड बाय यूएस ट्रेड पार्टनर्स। तो अगर ये इंडेक्स राइज करता है तो इट बेसिकली मीन्स दैट द डॉलर विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट दिस करेंसी, और अगर ये डॉलर वीकन अप होता है, अगर ये इंडेक्स फॉल करता है तो डॉलर वीक हो जाता है अगेंस्ट दिस करेंसी। तो इस यूएस डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, why US dollar is strengthening?
यहाँ पे सबसे पहला रीज़न आता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। यूएस में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो मई मंथ में 8.6% पे आई थी एंड दिसंबर 1981 के बाद दिस इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन दैट यूएस इज सीइंग राइट नाउ। और इस इन्फ्लेशन के मेन रीजंस क्या हैं? दे आर बेसिकली हाई एनर्जी एंड फूड प्राइसेस। दीज आर द मेन रीजंस ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएस में भी बढ़ी। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज्ड। अब इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इसीलिए आपकी जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनके अंदर जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ कि जो करेंसी की जो डिमांड है, द डिमांड फॉर द करेंसी, डिमांड बढ़ गई, ठीक है जी। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि रिसेंटली वी लर्नड अबाउट दिस एज वेल, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है इन्होंने फर्दर अपने जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए, उन्होंने अपने जो पॉलिसी रेट्स हैं वो बढ़ा दिए। अब बेसिकली क्या होगा, अब इस चीज़ को भी आप समझिए, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अपने फंड्स के रेट्स को इंक्रीज़ कर देगा तो इसका मतलब थ्रू आउट द इकोनॉमी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक तरह से टाइडल वेव चली कि जिन कंट्रीज़ में पहले वो मनी इन्वेस्टेड था, जो चीप ग्लोबल मनी था, वो रिसीड बैक करना शुरू हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देयर वाज फॉल इन द रिस्की एसेट, ठीक है, एंड एज दे विड्रॉ फ्रॉम द रिस्की एसेट्स दे रिपैट्रिएट देयर मनी बैक होम। उनको लगा यार दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे तो इतना रिस्क है, यूएस में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपनी कंट्री में वापस इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी शुरू कर दी और यहाँ पे डॉलर की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इससे जो डॉलर इंडेक्स है उसमें स्ट्रेंथन अप हुआ, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। सो दिस इज द रीज़न वाई डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। सो अब इसका इम्पैक्ट इंडिया का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो जी यहाँ पे मैं एक ही वर्ड लिखूँगी, इम्पोर्ट्स, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हमारी 85% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड यू नो दिस दैट वी इम्पोर्ट मोर गुड एज कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपोर्ट। तो अल्टीमेटली हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, ऑलरेडी आप कह रहे हो कि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हम हमारा 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन अप हो गया, क्योंकि हमारी लोकल इकोनॉमी में भी डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इंपोर्ट बिल बढ़ गया। उसके अलावा हमारा जो डेफिसिट है, हमारा डेफिसिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इट विल वाइडन आवर डेफिसिट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप है वो वाइडन अप हो जाएगा। और अगर इस गैप को कंट्रोल नहीं किया गया और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ऐसे केस में आप इकोनॉमी में पढ़ते हो क्या आ सकता है? बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो ये रिस्क बहुत ही लो है। इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो, मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिलेशन ड्रॉ कर रही हूँ। करंटली जो सिनेरियो है उस हिसाब से
BOP क्राइसिस तो नहीं आएगा। अच्छा, अब आप इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुन रहे हो, क्या कि हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो वो कह रहे हैं भाई रिस्की एसेट में क्यों इन्वेस्ट करना है, यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। सो FPIs दे आर पुलिंग आउट। इससे फर्दर जो डॉलर्स की डिमांड है वो और बढ़ गई। तो ये सब अगर हम देखें तो डॉलर की डिमांड लगातार इंक्रीज होती जा रही है, और अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा जो इंडियन रुपी है वो क्या कर जाएगा, डेप्रिशिएट कर जाएगा। सो आर इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, यहाँ पे डेप्रिशिएशन हो रही है। Since the beginning of the year, rupee lost around 6% in values against the dollar. ये तो डॉलर के स्ट्रेंथ होने का इम्पैक्ट हो गया। उसके अलावा हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तो चल ही रही है। जो हमारी कुछ ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है, वो और भी ज़्यादा कॉस्टलियर है, और ऊपर से डॉलर के प्राइसेस बढ़ गए, तो इससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पे रेमिटेंसेस का भी रोल आ जाता है। रेमिटेंसेस क्या है? ऐसे इंडियंस जो बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, दे रेमिट मनी इन डॉलर्स सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर रिलेटिव्स। सच इंडियंस विल नीड टू शेल आउट मोर। देन ultimately we saw that there was interest rate hike by the RBI also. अब क्योंकि रुपी इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है तो RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया। So these were the impacts of strengthening of the dollar against the Indian rupee. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.